स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BH स्टडी पॉइंट पर और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। मैं आपको बता दूं, पहले इस चैप्टर का नाम था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, लेकिन CBSE ने इसका नाम बदल के सत्ता के नए केंद्र रख दिया है। मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने पार्ट 1 की वीडियो में बताया था, ये पार्ट 2 की वीडियो है। पार्ट 1 की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी है, तो आप जल्दी से जाके उसे देखिए, तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपको बताया था यूरोपीय संघ के बारे में, यूरोपीय संघ का किस प्रकार गठन होता है, उसका जन्म किस प्रकार होता है और उसके क्या क्या उद्देश्य थे, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उनके बारे में मैंने पार्ट 1 की वीडियो में आपको अच्छी तरह से डिटेल में बताया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से उसे जाके ज़रूर देख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग होती है, उसके बाद विश्व के सामने दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आती है। पहली है USA और दूसरी है USSR। ठीक है, जब 1991 25 दिसंबर 1991 में USSR का अंत हो जाता है, तो ऐसे में जो दुनिया होती है वो दो ध्रुवीय से एक ध्रुवीय हो जाती है, यानी कि अमेरिका का वर्चस्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पूरी दुनिया में एक ही महाशक्ति बसती है, वो है USA। तो ऐसे में अमेरिका के वर्चस्व को कम करने के लिए और अमेरिका का मुकाबला करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से ऐसे क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण किया जाता है, जो कि सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभर कर सामने आते हैं और अमेरिका के वर्चस्व का सामना करते हैं। तो उन्हीं को हमें इस चैप्टर में पूरी तरह से डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहला था आपका यूरोपीय यूनियन, जिसको मैंने पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप जल्दी से जाके उसे देखिए। और अब हम सेकंड पार्ट की वीडियो में हम बात करेंगे आसियान के बारे में और शार्क के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जो आसियान है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है, और जो शार्क है ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसके बारे में अभी हम डीपली से पढ़ेंगे और तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सदस्य देशों के बारे में। आसियान और शार्क, इनके सदस्य देश कौन कौन से हैं, इनकी स्थापना कब होती है, इन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और तो और आसियान के क्या क्या उद्देश्य हैं और आसियान शैली किसे कहा जाता है, जो कि 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है। आसियान शैली किसे कहा जाता है और आसियान स्तंभ किसे कहते हैं और ये कितने स्तंभ है, इन सभी से क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलते रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग होती है इसकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। मैंने अभी आपको बताया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हो जाता है, तो अमेरिका के वर्चस्व का सामना करने के लिए और अमेरिका के वर्चस्व को रोकने के लिए बहुत से क्षेत्रीय संगठन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आएगा हमारा सैनिक संगठन और दूसरा है हमारा असैनिक संगठन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये जो संगठन बनाए जाते हैं ये क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया के जो समान हितों को साझा करने वाले और समान मुद्दों पर एक जैसी विचारधारा रखने वाले जो देश होते हैं, वो एक साथ मिलकर अपना एक संगठन का निर्माण करते हैं, जिनका उद्देश्य होता है अपना आर्थिक विकास करना। तो ऐसे ही विश्व के सामने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत से क्षेत्रीय संगठन बन के सामने आते हैं, जिनका उद्देश्य होता है अपना आर्थिक विकास करना। इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे नेशंस यानी बहुत से ऐसे देश भी सामने आते हैं, जिनका उद्देश्य अपने आर्थिक और राजनीतिक विकास करने के साथ साथ अमेरिका के वर्चस्व को कम करना भी होता है। ठीक है, तो इसको जो है हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा सैनिक संगठन और दूसरा है हमारा असैनिक संगठन। सैनिक संगठन में आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में सीटो, सेंटो, नाटो और वार्सा पैक्ट के बारे में आपने पढ़ा था। मैं आपको बता दूं, ये जो सीटो, सेंटो, वार्सा हैगा, तो ये जो सीटो, सेंटो और जो ये नाटो है, ये अमेरिका के संगठन थे। अमेरिका ने इसका निर्माण किया था, अमेरिका के नेतृत्व में इसका निर्माण किया गया था। और जो वार्सा पैक्ट है ये USA के नेतृत्व में इसका निर्माण किया गया था। तो ये जो सैनिक संगठन बनाए गए थे, ये इसीलिए बनाए गए थे कि अगर भविष्य में अगर USA और USSR के बीच में अगर टकराव की स्थिति होती है, युद्ध होता है, तो इन क्षेत्रीय संगठन जो है, कुछ क्षेत्रीय संगठन अमेरिका के साथ, और जो अमेरिका ने बनाया है वो अमेरिका के साथ, और जो USSR ने बनाया है वो USSR के साथ मिलकर इनका सामना कर सके। ये मुकाबले के लिए ये क्षेत्रीय संगठन बनाए गए थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है सैनिक संगठन। और कुछ संगठन इसलिए बनाए गए थे जो कि अपने आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए बनाए गए थे, जिनमें आप पढ़ोगे यूरोपीय यूनियन के बारे में, आप पढ़ोगे आसियान के बारे में, जो कि आपकी ये पार्ट 2 की वीडियो है, इसमें हम आसियान और शार्क के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से ऐसे क्षेत्रीय संगठन उभर के सामने आते हैं, जिन्होंने अमेरिका के वर्चस्व का सामना करने के लिए और तो और अपने आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए
संगठन बनाए थे, ठीक है। जैसे कि आप बहुत सारे यहाँ पर विश्व में संगठन बने हुए देख सकते हैं, तो ऐसे ही बहुत से संगठन यहाँ पर जो है आपका यूरोपीय यूनियन है, और तो और आपका यहाँ पर ये जो इस कलर में दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये आपका आसियान है, जिसके बारे में अभी हम डीपली में समझेंगे कि आसियान क्या है। ये जो है 10 देशों का एक संगठन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और उसके बाद फिर आप शार्क के बारे में पढ़ोगे, जिसमें भारत भी शामिल है, और तो और ये शार्क है ये भी एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें केवल और केवल 8 सदस्य शामिल हैं। तो इनके बारे में अभी हम डीपली में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है आपका सत्ता के नए केंद्र, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें जो है आपको सिंपली नेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस की बात कीजिए तो उसमें जो है आपको पढ़ना है यूरोपीय यूनियन, ठीक है, आसियान और शार्क और ब्रिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में भी है। और नेशंस की बात की जाए तो रशिया, चाइना, इजराइल, इंडिया और जापान और साउथ कोरिया के बारे में आपको ये पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में हैगा, इसीलिए आपको ये सारे ही चीज़ें पढ़ाई जा रही है। चाहे तो आप जो है सिलेबस भी देख सकते हैं, आपके सिलेबस में भी ये मेंशन है। तो अब यहाँ पे सिलेबस भी देख सकते हैं, सिलेबस में जो है साफ साफ में मेंशन हैगा कि आपका जो सेकंड चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स, इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन से संगठन के बारे में आपको पढ़ना है, तो यूरोपीय संघ के बारे में आपको पढ़ना है, आसियान के बारे में पढ़ना है, सार्क के बारे में पढ़ना है, ब्रिक्स के बारे में पढ़ना है। नेशंस की बात की जाए तो नेशंस यानी देश में आपको पढ़ना है रशिया के बारे में, चाइना के बारे में, इजराइल के बारे में, इंडिया के बारे में, जापान के बारे में और साउथ कोरिया के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं आसियान की। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आसियान है ये एक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है। ये इसका जो है फ्लैग है, आप इसको देख सकते हैं। तो आपको बताऊं मैं ये आसियान क्या है, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, मैं आपको पूरी तरह से याद करा दूंगा। ये जो आपको इस ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये आसियान क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें जो है 10 देश शामिल है। आपको इसको इस तरह से याद करना है कि देखिए ये पूरा एशिया है, ठीक है। और ये एशिया का जो भारत है, ये भारत जो है एशिया के दक्षिण में आता है। लेकिन ये जो आसियान वाला क्षेत्र है, ये आसियान वाला क्षेत्र है, ये भारत एशिया का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। तो भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में जो देश हैंगे उनका एक संगठन है जिसको कहा जाता है आसियान, ठीक है। A4 एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट यानी साउथ और ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी देशों का एक संगठन है, इसीलिए से कहा जाता है आसियान। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ कहा जाता है इसे आसियान को, ठीक है। यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म लिख दी है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं इसको डिटेल में जानते हैं कि इसकी स्थापना किस प्रकार होती है, इसमें कितने सदस्य हैं। तो आप देख सकते हैं जो आसियान है उसका फ्लैग ये रहा, इसमें जो है आपको धान की 10 तीलियां दिखाई दे रही होंगी, ये पीले कलर की। ये जो है आसियान के देशों की एकता और आपस में जुड़ावपन को दिखाती है। और ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ये इनकी एकता को बताता है कि ये एक साथ हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन से देश इंक्लूड है। तो इसमें जो है 10 देश इंक्लूड है, हम एक एक करके इन सभी को जानेंगे। तो सबसे पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भारत का जो है ये अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये वो वाला हिस्सा है, पूर्वी भाग है भारत का, ये पीले रंग का आप जो देख रहे हैं। तो भारत के इस भाग के बाद ही से आसियान की स्टार्टिंग होती है, यानी कि यहाँ के जितने भी क्षेत्र रहेंगे, जितने भी देश हैं वो सभी आसियान के सदस्य हैं। और म्यांमार से ही स्टार्टिंग होती है आसियान कंट्रीज़ की। तो सबसे पहला देश है म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार के बारे में मैं आपको कुछ तथ्य बता देता हूं कि म्यांमार में ही सुभाष चंद्र बोस ने अपने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। और तो और मैं बता दूं आपको कि म्यांमार से ही सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो, ठीक है। आपको इसके बारे में थोड़े बहुत फैक्ट याद रखने चाहिए, ठीक है। तो पहला देश हो गया हमारा म्यांमार, दूसरा देश है हमारा थाईलैंड, ठीक है। तो थाईलैंड को जो है सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। जिस प्रकार भारत में जो है गाय काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, उसी प्रकार थाईलैंड में सफ़ेद हाथी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, ठीक है। तो आपका जो सेकंड देश है वह है आपका थाईलैंड। थर्ड देश की बात की जाए तो वह है आपका लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ठीक है। ये 3 देश होंगे, ये थर्ड देश नहीं, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये, ठीक है। तो आपको एक एक करके से समझना आएगा। मैं आपको बता दूँ ये जो लाओस वाला एरिया है ना, इन तीनों क्षेत्रों में जो है फ्रांस का कब्जा था, ठीक है। जिस प्रकार भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों पहले एक ही थे जब ब्रिटेनों के द्वारा इन पर कब्जा किया गया था। लेकिन जब ये आज़ाद हुए तो ये जो है कई टुकड़ों में बटे, जैसे भारत से जो है पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश अलग हो गया। तो जो ब्रिटेनों के द्वारा जो अखंड भारत पे जो कब्जा किया गया था उसमें 3 देश थे। तो ऐसे ही फ्रांस के लोगों के द्वारा जो है इन 3 देशों पर कब्जा किया गया था, जो कि बाद में आज़ाद हो गए और 3 देशों में बट गए। तो मैं आपको बता दूं ये जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है इतना, ये आएगा आपका लाओस, ठीक है।
और जो आपका ये ब्लू कलर में दिख रहा है ये आपका आएगा कंबोडिया है, और जो आपको ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये आपका आएगा वियतनाम। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं इन तीनों के बारे में, आपको बता दिया है ये तीनों ही जो है ये फ्रांस के गुलाम रहे हैं, और ये लाओस, वियतनाम और कंबोडिया ये तीनों ही जो है आसियान के सदस्य देश हैं। तो आपके कितने हो गए? पहला हो गया आपका म्यांमार, दूसरा हो गया आपका थाईलैंड, तीसरा हो गया आपका वियतनाम, चौथा हो गया आपका लाओस और पांचवा हो गया आपका कंबोडिया। ठीक है, अब छठे की बात की जाए तो ये जो आपको ये दिखाई दे रहेगा इतना बड़ा फैला हुआ, तो ये जो है आपका मलेशिया है। ये सबसे पहले पूरा एक ही था, लेकिन सुनामी आने के कारण और भूकंप आने के कारण यहाँ से जो है ये अलग हो गया, और ये जो म्यांमार है ये 2 हिस्सों में बट गया, और 2 हिस्सों में बटने के बाद ये दोबारा 2 हिस्सों में बटा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मलेशिया में ही जो है एक देश और बन गया जिसका नाम है सिंगापुर। और मलेशिया और सिंगापुर ये दोनों ही जो है आसियान के सदस्य हैं। और तो और ये जो दूसरा हिस्सा जो यहाँ का टूटा था मलेशिया का, उसमें भी एक देश निकल के सामने आया जिसे कहा जाता है ब्रुनेई। ठीक है, ब्रुनेई भी जो है आसियान का एक सदस्य ही देश है। तो आपके यहाँ पर 5 हो गए थे, ब्रुनेई छठा हो गया, मलेशिया 7वां हो गया और सिंगापुर 8वां हो गया। ठीक है, आपके ये 8 कंट्रीज हो चुके हैं आसियान के। 9वें कंट्री की बात की जाए जो आपको इस कलर में दिखाई दे रहा है, यहाँ ये सब इतना बड़ा द्वीपों में फैला हुआ ये जो देश दिखाई दे रहा है, जिसके जो है सबसे ज़्यादा विश्व में जो सबसे ज़्यादा द्वीप समूह है वो इंडोनेशिया के ही है। ये जो है भाग आपको दिखाई दे रहा है ये टुकड़ों में, इसे कहा जाता है इंडोनेशिया देश। ठीक है, और इसके जो है 36,000 से भी ज़्यादा शायद इसके द्वीप हैं, 36,000 या फिर 19,000 के साथ अप्रॉक्स में जो है इसके द्वीप समूह है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूह इसी देश के पास है। तो यहाँ पर आपके 7 हो गए थे, और ये 8वां जो देश बना आपका वो हैगा आपका इंडोनेशिया, और जो 9वां है वो हैगा फिलिस्पीन। ठीक है, आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो है आपका फिलिस्पीन है जो कि आसियान का एक सदस्य ही देश है। अब आसियान की स्थापना के बारे में बात की जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपका हैगा बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, थाईलैंड में हैगा इसका हेडक्वार्टर, सॉरी हेडक्वार्टर नहीं है, इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक के थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जो इसका मुख्यालय है वो जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया का एक शहर है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं, और बात की जाए जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें केवल और केवल 5 सदस्य शामिल थे, जिन्हें संस्थापक देश भी कहा जाता है, जिसमें आते हैं आपके पहला इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिर आपका फिलिस्पीन, फिर सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 कंट्रीज ऐसे हैंगी जिन्हें जो है आसियान के संस्थापक कहा जाता है इन कंट्रीज़ को। ठीक है, और तो और मैं आपको बता दूं इसको याद करने की ट्रिक क्या है। इसको याद करने की ट्रिक है IMPST। IMP को हम जो है इम्पोर्टेंट भी कहते हैं, और ST इम्पोस्ट। ठीक है, देखो I से इंडोनेशिया, M से मलेशिया, P से फिलिस्पीन, S से सिंगापुर और T से थाईलैंड। आपको इस प्रकार से याद करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल ट्रिक से याद करना है, बिल्कुल आराम से याद करना है। फिर संस्थापक देशों के बाद में यानी कि 8 अगस्त 1968 को जब इसकी स्थापना हुई थी, बैंकॉक के थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई थी, तो अब इसमें केवल और केवल 5 देश थे जिन्हें जो है आसियान के संस्थापक देश भी कहा जाता है। और जो इसका मुख्यालय बना है वो है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया में, और वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। तो 5 जो सदस्य हैं वो और भी जुड़े थे। तो देखते हैं कि 5 सदस्य और कौन कौन से जुड़े हैं। तो मैं आपको बता दूं जो पहला सदस्य जुड़ा है वो है ब्रुनेई, दूसरा है वियतनाम, तीसरा है लाओस और चौथा है म्यांमार और 5वां है कंबोडिया। ठीक है, तो ये 5 सदस्य देश जो है बाद में जुड़े थे। मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बता दूं। इसको याद करने की ट्रिक है BVLMC। BV यानी BV जो है लंबी मोटी छोटी, आपको इस प्रकार से इसे याद करना है। ठीक है, B से ब्रुनेई, V से वियतनाम, ठीक है, और L से लंबी से लाओस, ठीक है, और M से मोटी से म्यांमार, और लास्ट में C से कंबोडिया। ठीक है, आपको इस प्रकार से इसे याद करना है। और मैं आपको बता दूं जो आसियान क्षेत्रीय संघ की क्षेत्रीय मंच की जो स्थापना की गई थी वो 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। अभी मैं आपको इसको डीपली में बताऊंगा क्या था ये। आपको बस इतना याद रखना है कि आसियान का फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म हैगी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ हैगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म है। इसमें 5 संस्थापक देश थे जो कि पहले होंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिस्पीन, सिंगापुर और थाईलैंड। इसको याद करने की ट्रिक है कि IMPST इम्पेस्ट। ठीक है, आपको इस प्रकार से याद करना है। और 5 देश बाद में जाके इसमें जुड़े थे।
इसका मुख्यालय जो है जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया में है। अब आसियान की स्थापना के, आसियान संगठन बनने के कुछ उद्देश्य भी थे, तो अब देख लेते हैं कि इनके क्या उद्देश्य थे। तो इनका जो पहला उद्देश्य था वो था इसमें सभी शामिल जो देश हैं वो एक दूसरे की आर्थिक सहायता करें। मैं आपको बता दूं जो जितने भी एसोसिएशन, जितने भी संगठन बने हैं उन सभी के जो उद्देश्य हैं वो लगभग में सेम है। अगर आप एक दूसरे का एक का दूसरे में डाल भी देते हो तो भी इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, सभी का जो है लगभग में सेम है, तो आप डाल सकते हो, ठीक है। इनका पहला उद्देश्य था एक दूसरे को आर्थिक सहायता प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य था इनका सदस्य देश यानी जो इस संगठन में शामिल है उन देशों के आर्थिक विकास को तेज करना। इसी के अलावा इनका जो अगला उद्देश्य था वो था सामाजिक और आर्थिक विकास को प्राप्त करना और यूएनओ और जो विश्व में पहले से जो कानून बने हुए हैं उनका पालन करना और देश में शांति को स्थापित करना इनका उद्देश्य था। इसके अलावा इनका उद्देश्य था आसियान अपने क्षेत्र अखंडता को बनाए रखना, यानी कि ये जो आसियान है ये कभी भी टूटे ना, खंडित ना हो, इसको बनाए रखना ताकि कोई भी देश एक दूसरे पर हमला ना कर सके और अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो बातचीत के माध्यम से इसका निपटारा किया जा सके, ना कि सैनिक कार्रवाई के द्वारा। आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। इसका अगला उद्देश्य रहेगा शांति को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये इसके कुछ उद्देश्य हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। अब जो हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है कि आसियान से आप क्या समझते हैं, तो आपको मैंने अभी बता दिया है कि आसियान की फुल फॉर्म हैगी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है ये आसियान, जिसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया का एक शहर है। और इसमें 5 संस्थापक देश हैं जिनका नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड। इसी के अलावा मैं आपको बता दूं ये एशिया का जो है एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा के मामले में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आसियान का झंडा क्या दर्शाता है। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आसियान का झंडा हैगा, तो इसमें जो आपको इसका जो प्रतीक चिन्ह है उसमें आपको 10 धान की बालियाँ दिखाई दे रही है, जो कि इनके 10 देशों को दर्शाती है। यानी कि आपको इसकी जो है इसके झंडे को देख के भी समझ में आ गया होगा कि इसमें 10 देश शामिल है जो कि आपस में एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं और आपस में इनकी मित्रता और एकता के बंधन में ये देश बंधे हुए हैं। और इनके चारों ओर ये जो वृत्त है ये इनकी एकता को दर्शाता है। और जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो हैगा आसियान शैली। इसे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा क्योंकि ये हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं ये जो आसियान शैली है वो क्या है। ये जो आसियान शैली का मतलब होता है स्टाइल होता है इसका मतलब, यानी कि जो आसियान का जो काम करने का तरीका है उसी को कहा जाता है आसियान शैली। ये मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है। अब आसियान के कार्य करने का तरीका क्या है, तो इसका कार्य करने का तरीका है अनौपचारिक, टकराव रहित यानी बिना टकराव के, सहयोगात्मक यानी एक दूसरे का सहायता करके, मेल मिलाप का जो वातावरण बनाने की जो कार्यशैली है उसी को कहा जाता है आसियान की कार्यशैली, आसियान की शैली कहा जाता है। और ये जो एक ऐसा संगठन है जिसने बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जो है विकास किया था। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर आप मुझे ये बताइए कि ये तो बिल्कुल यूरोपीय यूनियन की तरह ही है, तो यूरोपीय यूनियन और आसियान में अंतर क्या है। तो मैं आपको बता दूं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है तो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पूछा जाता है तो भी आपको पता होना चाहिए। जो यूरोपीय यूनियन है, मैं आपको इसको अच्छे से समझा, ठीक है। जो यूरोपीय यूनियन है उसका उद्देश्य था, उसने जो है उसका जो शुरुआत में जब उसका गठन हुआ था तो उसका गठन से पहले उसका उद्देश्य था अपने जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं उनकी आर्थिक सहायता करना। लेकिन और धीरे धीरे जो है वो राजनीतिक स्वरूप भी यूरोपीय यूनियन ने स्टार्ट कर दिया और अपने खुद की एक संसद का भी निर्माण कर लिया। और जो है आज जो है वो इतना पावरफुल संगठन है कि वो अमेरिका जैसे महाशक्ति का मुकाबला करने के लिए, उसका वर्चस्व को कम करने के लिए जो है काफ़ी है। लेकिन यही बात की जाए आसियान की, ये जो आसियान है, आसियान की बात की जाए तो आसियान का जो है उद्देश्य कुछ इस प्रकार का नहीं है। आसियान का उद्देश्य जो है एक राष्ट्र बनना नहीं है, जबकि मैंने यूरोपीय यूनियन वाले
जो पार्ट 1 की वीडियो है उसमें आपको बताया था कि जो यूरोपीय यूनियन है वो एक राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करता है। इसमें जो 27 देश हैं वो एक तरह से इसके राज्य हैं, और जो पूरा यूरोपीय यूनियन है ये इसका एक देश है। तो जो यूरोपीय यूनियन है ये एक राष्ट्र राज्य की तरह काम करता है, लेकिन जो आसियान है ये एक राष्ट्र की तरह कार्य नहीं करता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक संगठन बनाना नहीं हैगा। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि ये अपना आर्थिक विकास करना ही इसका उद्देश्य है। और जो दुनिया में जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं, जो यूएनओ के द्वारा जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं, उन्हीं सभी का पालन करना इसका उद्देश्य है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो, इन दोनों में अंतर क्या आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच की। ठीक है, तो आसियान क्षेत्रीय मंच इसे कहा जाता है ARF भी कहा जाता है, आसियान रीजनल फोरम। ठीक है, इसमें क्या आएगा, आसियान रीजनल फोरम यानी कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना जो होती है वो 1994 में होती है। इसके द्वारा क्या होता है, ये आसियान जो है एकमात्र ऐसा देश है जो कि एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि विश्व के सभी देशों को जो है अपने मंच पर आमंत्रित करने का अवसर देता है कि ये जो है बिल्कुल खुला मंच है, आप इस पे जाके जो है अपने विचार रख सकते हैं। और जो है ये काफ़ी ज़्यादा सफल और बहुत ही तेज़ी से तरक्की करने वाला पहला संगठन है विश्व का। ठीक है, जो भारत जिस संगठन में शामिल है, शार्क में शामिल है, वो एक असफल संगठन है, जबकि आसियान की बात की जाए तो ये एक सफल शांतिपूर्ण संगठन है। और इसमें जो सदस्य देश है, जो आसियान क्षेत्रीय मंच के सदस्य देश हैं, यानी कि जैसे भारत भी जो है इसका एक सदस्य देश है, लेकिन भारत जो है इसके जो आसियान है उसमें शामिल नहीं है, उसमें केवल 10 कंट्रीज शामिल है। लेकिन जो आसियान क्षेत्रीय मंच है उसमें 27 देश शामिल है, यानी कि इसके जो क्षेत्रीय मंच में कोई भी देश शामिल हो सकता है। ठीक है, भारत भी इसमें शामिल है, यहाँ तक कि USA भी शामिल है, चीन भी इसमें शामिल है। इसके उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य हैगा कि आसियान के क्षेत्रों की सुरक्षा करना और आसियान देशों की विदेश नीति को विदेश नीति में तालमेल को बनाए रखना, इसका उद्देश्य है। आसियान विजन 2020 ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, मैं सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको याद रखने हैं आपको। तो जो आसियान 2020 है इससे आपका क्या अभिप्राय है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला है। तो आसियान के विजन 2020 में ये कहा गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की जो है बहुमुखी भूमिका होगी, यानी कि आसियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा व्यापार में, आर्थिक चीज़ों में जो है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आसियान 2020 विजन में क्या कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आसियान की बहुमुखी भूमिका होगी, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में इसकी भूमिका होगी। ठीक है, आपको ये समझना है। ठीक है, इसका सेकंड उद्देश्य था वो था आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति को अपनाया गया। ठीक है, और तो और इसीलिए आसियान ने कंबोडिया, ठीक है, जो कि इसका एक सदस्य ही देश है, कि टकराव को समाप्त किया। और आसियान ने पूर्वी तिमोर, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया के जस्ट नीचे है, आप मैप में देखिए, जब भी आप पॉलिटिकल साइंस का जो विश्व राजनीति पढ़ते हैं या फिर आप ज्योग्राफी का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपके पास एक मैप होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो तिमोर है ये इंडोनेशिया के नीचे है। ठीक है, इसके संकट को शांतिपूर्वक जो है इसने संभाला आसियान ने। आसियान जो है 1999 के बाद हर साल शांति की स्थापना के लिए वार्षिक बैठक का आयोजन करता है। ये इसके कुछ विजन के उद्देश्य थे। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है भारत और आसियान के बीच में किस प्रकार संबंध है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं भारत और आसियान के बीच में किस प्रकार के संबंध है। तो ये आसियान है, आसियान का सदस्य भारत नहीं है। मैंने आपको बताया था आसियान में केवल 10 देश शामिल है, और जो आसियान क्षेत्रीय मंच है उसमें भारत शामिल है। ठीक है, और जितने भी इसके आयोजन होते हैं तो इसमें जो आसियान के जितने भी आयोजन होते हैं उसमें भारत को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गहरा रिलेशन है, काफ़ी ज़्यादा गहरा संबंध है। जब 1991 की बात की जाए तो आप मुझे बताइए 1991 में भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। तो भारत ने 1991 में लुक ईस्ट, यानी लुक ईस्ट का मतलब है कि ईस्ट की ओर देखो। ठीक है, यानी कि जो ईस्ट की ओर कौन है, आसियान कंट्रीज़ है, तो उनकी ओर देखने का जो है इन्होंने मिशन निकाला था। फिर 2014 में जो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसी को बदल के एक्ट ईस्ट नीति को अपनाया था। अब एक्ट ईस्ट में क्या था कि सिर्फ देखना ही नहीं है हमें आसियान कंट्रीज़ को, बल्कि इस पर कुछ एक्ट भी करना है हमें। ठीक है, इनसे कुछ सीखना भी है और तो और इनके सहयोग को भी बढ़ावा देना है। इससे पूर्वी एशिया के देशों जैसे आसियान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया से उनके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई है। सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो भारत ने आसियान के 2 सदस्य
कौन कौन से, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जिसे FTA फ्री ट्रेड और समझौता कहा जाता है, एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है। और तो और वर्ष 2010 तक भारत आसियान के मुक्त व्यापार की व्यवस्था जो है लागू हो गई थी 2010 में ही आसियान और भारत के बीच में। 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान समझौते और साझेदारी की रजत जयंती पर डाक टिकट जारी की गई थी। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए भारत और आसियान के बीच में संबंध के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आसियान के स्तंभों के बारे में। मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम जो है आसियान के बारे में पढ़ेंगे और शार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है आसियान का जो है लास्ट टॉपिक है जो कि है आसियान के स्तंभ। तो मैं आपको बता दूं आसियान के 3 स्तंभ है। कौन कौन से? पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, या इसका पहला स्तंभ है। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, और जो तीसरा स्तंभ है वह है आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो इसका नाम में लिखा है सुरक्षा, आसियान सुरक्षा समुदाय, यानी कि ये कुछ डिफेंस से रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या आएगा? सदस्य ही देश, यानी जो इस आसियान के सदस्य हैं, जो आसियान के जो सदस्य देश हैं उनके बीच में वाद विवाद को सुलझाना इसका एक उद्देश्य है। और इसी के साथ साथ जो है हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, यानी कि किसी के बीच में जो है हस्तक्षेप ना करना इसका उद्देश्य है। इसी के साथ साथ शांति को भी बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो ये जो है आसियान सुरक्षा समुदाय के कुछ उद्देश्य हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, आपको बता दिए हैं। अब जो सेकंड है वो है आसियान आर्थिक समुदाय। तो इसके क्या क्या उद्देश्य थे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका उद्देश्य है साझा बाजार, साझा लिखा है सॉरी, यहाँ लिखा है साझा, ठीक है, साझा बाजार और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, कि इनके बीच में जो है आसियान कंट्रीज़ के बीच में पूरी तरह से मुक्त व्यापार हो और इनको जो है आर्थिक सहायता, आर्थिक विकास इनका हो सके। इसी के साथ साथ इनका जो अगला उद्देश्य था वो है आर्थिक विवाद को सुलझाना। तो इनका तीसरा विवाद है और तीसरा जो स्तंभ है वो है आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से जुड़ा हुआ होगा। तो अब देखते हैं आसियान देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना इसका तीसरा स्तंभ के अंतर्गत आता है, इसका ये इस पे आधारित है। अब हम बात करते हैं शार्क की। ठीक है, तो शार्क का आप जो है यहाँ पर ये लोगो झंडा देख सकते हैं शार्क का। तो ये जो शार्क है इसको आपको किस प्रकार से याद करना है, ये आपका वर्ल्ड का मानचित्र है आपके सामने। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपको यूरोपीय यूनियन के बारे में बताया और अभी कुछ समय पहले मैंने आपको आसियान के बारे में बताया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शार्क के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो है एशिया महाद्वीप है और ये जो शार्क है ये भारत भी जिसमें इंक्लूड है, तो ये दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका उद्देश्य होता है कि जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनके बीच में सहयोग की भावना को स्थापित करना, और इन्होंने जो है मिलकर ये संगठन का निर्माण किया है। अभी हम जानेंगे कि इसके अंदर कितने सदस्य ही देश हैं। तो शार्क की बात की जाए तो ये जो शार्क है इसकी स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 में। मैंने अभी आपको बताया था कि जो आसियान है उसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी आसियान की, और आसियान मंच की स्थापना की गई थी 1994 में। और जो ये शार्क है इसकी स्थापना की गई है 8 दिसंबर 1985 में, जिसकी स्थापना की गई है बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और जो इसका मुख्यालय यानी कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए नेपाल की राजधानी है ये। जो शार्क इसमें वर्तमान में जो है 8 देश शामिल है। पहले इसमें 7 देश थे, अब जो है एक नया देश जुड़ा है जो कि 2007 में जुड़ा था। तो देखते हैं इनके कौन कौन से सदस्यी देश हैं। तो पहला सदस्यी देश है बांग्लादेश, दूसरा है भूटान, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है अफगानिस्तान, और पांचवा है पाकिस्तान, और छठा है नेपाल, और सातवां है आपका मालदीव, और आठवां है आपका इंडिया। ठीक है, तो ये जो अफगानिस्तान है ये पहले इंक्लूड नहीं था, ये जो है 2007 में जाके इस शार्क में जुड़ा है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आपको यहाँ पर मैप में देख सकते हैं ये भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उन सभी का एक संगठन है जिसे कहा जाता है शार्क। आपको इतना याद रखना है इसके बारे में, बस इतना ही था इसके बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलते रहे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और ये पार्ट 2 की वीडियो थी। अब पार्ट 3 की वीडियो में हम जो है ब्रिक्स के बारे में जानेंगे। और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।